ये तो संभल की जो घटना हुई, जिसमें कि एक पार्टी समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव बोलते हैं वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आतंकवादी। तो क्या संभल में सरकार द्वारा या न्यायालय द्वारा जांच कराना, एएसआई द्वारा जांच कराना, क्या ये आतंकवादी घटना थी जिसको कि राम गोपाल यादव ने कहा? अब राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी से किसी का छुपा नहीं है, गुंडा राज इनका रहा है। और अपनी जैसे अभी कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि जब आप लोग जीत जाते हैं तो ईवीएम सही रहता है, हार जाते तो ईवीएम। इनको अभी 8,500 रुपया खटाखट करके गुमराह किए थे, अब फूस से निकल गया साइकिल का हवा, 7 विधानसभा हार गए। तो इन लोगों का देखिए दोहरा चरित्र, दोहरा मानसिकता रहता है। ये लोग जय हिंद मित्रों, वंदे मातरम। मैं आशीष श्रीवास्तव अपने सहयोगी अभिजीत तिवारी के साथ, और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ अभी तक। जैसा मित्रों आपको पता है कि हर हफ्ते में एक सेगमेंट लेके आते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल, पॉलिटिक्स। इसी सिलसिले में हम लोग आए हुए हैं आज जो है अधिवक्ता प्रिंस चौबे के पास, जो कि जिला मंत्री हैं किसान मोर्चा के, और इनसे हम तत्कालीन विषय पर बात करेंगे, राजनीति पर बात करेंगे, संभल पे भी बात करेंगे। संभल इसलिए बात करेंगे मित्रों क्योंकि इस समय पूरे भारत के विश्व पटल पे भी देखा जाए तो वो एक मुद्दा छाया हुआ है, जहाँ की 2 भागों में कम्युनिटी बट चुकी है। उसी सिलसिले तो सबसे पहले हम अपने गेस्ट कहें, मेहमान कहें, काशी संवाद के तहत हम लोग जो है बात करेंगे। तो सबसे पहले नेताजी और अधिवक्ता जी दोनों हैं आप, तो सबसे पहले अपना परिचय दें हमारे व्यूअर्स को। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम एडवोकेट प्रिंस चौबे, मैं भारतीय जनता पार्टी जिला मंत्री किसान मोर्चा और सहकारी समिति अध्यक्ष हूँ पांडेपुर पहाड़िया का, और यही हमारा परिचय है। सोशल वर्क हमारा कार्य है। नेताजी, सबसे पहला जो सवाल रहेगा कि भारत की अगर तत्कालीन राजनीतिक परिदृश्य देखी जाए तो काफ़ी बदल सी गई है। अगर देखा जाए तो एक तरफ सेकुलरिज्म के नाम पे छद्म राष्ट्र विरोधी तत्व है, दूसरी तरफ देखा जाए तो राष्ट्रवादिता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत एक ऐसा देश है जो सभी समाज और सभी विश्व की कल्याण की कामना करता है, ठीक है ना। हम तो किसी को भी आज तक की इतिहास नहीं रहा है हमारे देश की कहीं आक्रमण करें, कहीं विस्तारवादी नीति रहे, जिस प्रकार से माओ का और रूस का, जैसे जिस प्रकार से विस्तारवादी इन लोग का नीति है, हम लोग का विचारधारा यह नहीं है। हाँ, ये भी ज़रूरी है कि अपनी रक्षा के लिए हमें जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। और अब आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, पहले युवा उतना जागरूक नहीं थे, अब युवा और अन्य लोग जागरूक हो रहे हैं। क्या हमारे साथ सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। पहले खबरें छुप जाती थी, इसलिए लोग जागरूकता की कमी थी। अब खबरें हर वर्ग के लोग तुरंत जागरूक हो जा रहे हैं। और रही बात कि हमारा राष्ट्रवाद और ये, तो हम तो विश्व की कल्याण की कामना करते हैं। विश्व में तो पूरा विश्व आ जाता है, राष्ट्रवाद का कोई मतलब ही नहीं रहता है। पूरा विश्व का कल्याण हो, हमारे मंत्रोच्चारण में भी आता है कि विश्व का कल्याण हो। हम तो विश्व की कल्याण की कामना करते हैं। हाँ, लेकिन अगर हमारे लोगों पर अगर कोई हमला होगा तो उसका जो तो क्रिया का प्रतिक्रिया कर सकते हैं, उसका अपने आत्मरक्षा तो सबको सेल्फ डिफेंस का अधिकार है, और सेल्फ डिफेंस सब लोग अपना करते हैं, यही बात है। और ये लोग जो राजनीति चमका रहे हैं, इनका तो कुछ समझने में नहीं आता है। अभी जैसे कि विपक्षी पार्टी एक नारा लगाते हैं, जय भीम और जय मीम, ठीक है। जय भीम जय मीम इनको उठाकर अगर अफ़गानिस्तान भेज दिया जाए, बुद्ध भगवान के अनुयायी हैं ये लोग जो जय भीम और जय मीम करते हैं, अगर ये भेज दिया जाए तो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति थी बामियान में बुद्ध भगवान की, जिसे वहाँ पर खंडित करके तोड़ दिया गया। वहाँ जय भीम जय मीम नहीं चला, ठीक है ना। यहाँ जय भीम जय मीम चला रहे हैं। तो तमाम राजनीति है, सेकना है रोटी किसी भी प्रकार से। लोग अपने अपने हिसाब से अपना अपना दुकान खोले बैठे हैं। कोई तमाम आइडियोलॉजी सबके हैं, सब लोग का आइडियोलॉजी ऐसा है कि हम ही सही हैं, फलाने गलत हैं। तो इससे संघर्ष बढ़ता जाता है। इसको मानवता की दृष्टि से हर व्यक्ति को रहना चाहिए। और हम किसी धर्म और विरोध और किसी भी जाति पंथ में हम विश्वास नहीं करते हैं। सभी लोगों को एक मानव दृष्टि से, मानवता दृष्टि से रहना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए नेताजी, तो जो कि मैं मुद्दे पर आ रहा हूँ, जो देखा जाए तो संभल की जो घटना हुई, जिसमें कि एक पार्टी समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव बोलते हैं वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आतंकवादी।
तो क्या संभल में सरकार द्वारा या न्यायालय द्वारा जांच कराना, एएसआई द्वारा जांच कराना, क्या ये आतंकवादी घटना थी जिसको कि राम गोपाल यादव ने कहा? अब राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी से किसी का छुपा नहीं है, गुंडा राज इनका रहा है। और अपनी जैसे अभी कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि जब आप लोग जीत जाते हैं तो ईवीएम सही रहता है, हार जाते तो ईवीएम। इनको अभी 8,500 रुपया खटाखट करके गुमराह किए थे, अब फूस से निकल गया साइकिल का हवा, 7 विधानसभा हार गए। तो इन लोगों का देखिए दोहरा चरित्र, दोहरा मानसिकता रहता है। ये लोग एक तरफ कहते हैं कि संविधान बचाओ, तो ये बताइए कि संविधान में ही न्यायपालिका का जिक्र है, संविधान में ही न्यायपालिका दिया गया है, कार्यपालिका दिया गया है, न्यायपालिका दिया गया है। तो उसी संविधान के तहत वो जो जज बैठा है न्यायपालिका का अंश है। और न्यायपालिका जब संविधान, आप संविधान की बात करते हैं संविधान बचाओ, तो उसी संविधान के हिसाब से जज ने जब आदेश दिया तो एक संविधान का ही बात वो कहा। तो आप तो भीमराव अम्बेडकर जी का, बाबा साहब का आप तो अपमान कर रहे हैं विरोध करके। वहाँ पर कहाँ गया जय भीम जय मीम का नारा आपका? कहाँ, किस तरीके से आप लगा रहे हैं? आप तो सीधा संविधान का विरोध कर रहे हैं भाई। सीधा कोई व्यक्ति, पार्टी तो गया नहीं है, कोई भी व्यक्ति, आपको भी किसी मंदिर पे लग रहा है कि हमारा मस्जिद तमाम या वक्फ बोर्ड जो है कि तमाम दावे कर रही हैं, कोई रोक नहीं रहा है ना। अपना साक्ष्य सबूत लेकर जाइए। ये लोकतंत्र है, यहाँ आर्टिकल 21 में जो है कि लोगों को अधिकार में स्वतंत्रता भी मिला हुआ है 19 से लेकर के जो भी अपना बात कायम करना है, जो भी अपना पक्ष रखना है कोर्ट में, न्यायालय में, किसी को कोई रोक थोड़ा न रहा है। लेकिन हमको ये हंसी आती है कि एक तरफ संविधान बचाओ का नारा करते हो और उसी संविधान के तहत अगर सर्वे का आदेश या कोर्ट के आदेश अगर होता है तो उसको रोकने का प्रयास, गोलीबारी का प्रयास और उन लोगों को, दंगाइयों का आप संरक्षण का प्रयास आप लोग कर रहे हैं, आपके सांसद कर रहे हैं, आपके लोग कर रहे हैं। तो एक तरफ तो आप संविधान को खुद कुचल रहे हैं, उल्टा पुल्टा नारा लगा रहे हैं, पीडीए का नारा आप लगा रहे हैं। जो दावा किए हैं कि यादव जी उसमें हैं, पाल साहब हैं, सब पीडीए का भी उसमें है, जो है कि आपके ही पीडीए के लोग दावा कर रहे हैं। तो ये लोग क्या, कहाँ के लोग हैं? तो आप चीज़ों को गुमराह मत करिए, कभी आप उधर हो जाएंगे, कभी इधर हो जाएंगे। क्या सत्यता है? क्या ऐसी चीज़ उस मस्जिद में थी कि जिसे रोकने के लिए गोलीबारी करना हुआ? ठीक है, आप सही हैं, कोई बात नहीं है, न्यायालय का आदेश हुआ, आइए भैया, सच में आज को कमी क्या, अपना न्यायालय का आदेश की पूर्ति करिए। न्यायालय से बढ़कर तो कोई है नहीं। नेताजी, जो कि आप अधिवक्ता भी हैं, तो इस पे एक सवाल ये है कि अभी जो है राजस्थान के अजमेर में विष्णु गुप्ता जी अधिवक्ता हैं, उन्होंने याचिका दायर की थी और उस पर भी जांच शुरू होने जा रही है, न्यायालय ने बोल दिया। लेकिन कल के जो संसद भवन के बाहर राम गोपाल वर्मा पुनः ये बोलते हैं कि छोटे छोटे जज, तो क्या जज जो हमारे न्यायपालिका के ऋण हैं, स्तंभ हैं? क्योंकि एक कहावत होती है ना कि कोई भी गरीब व्यक्ति अगर बाहुबली से लड़ता है तो वो जानता है कि न्यायालय में उसको न्याय मिलेगा, वो बोलता है कि चला तो के कोर्ट में देख ले, कोर्ट में तुमको देख लेंगा मैं। तो क्या छोटे छोटे जज से ये किसी तरीके से ये न्यायपालिका को ये खंडित या अपमानित करने की कोशिश है? अब ऐसा है कि वो न्यायपालिका में भी राजनीति करना चाह रहे हैं। उनको शायद ये पता ही नहीं है कि कोई भी जो प्रोसीडिंग होती है, कोई भी कोर्ट होता है, उसका क्रम बना हुआ है। अगर हम अपने जो है कि जनपद के न्यायालय में उसको दाखिल करेंगे, वहाँ से हम अगर असंतुष्ट होंगे तो हाई कोर्ट जाएंगे, वहाँ से हम असंतुष्ट हैं सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्ट आप किसी केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुँच जाएंगे। आगे आपको उस जनपद के एक प्रक्रिया बनी हुई है, तो उनको प्रक्रिया पता ही नहीं। आप छोटे जज, बड़े जज से क्या आप असंतुष्ट हैं, हाई कोर्ट में रिट दाखिल करिए, वहाँ से असंतुष्ट है, सुप्रीम कोर्ट आपके लिए खुला हुआ है। राम मंदिर का तो सुप्रीम कोर्ट से ही फैसला हुआ, फैजाबाद कोर्ट से आप असंतुष्ट हुए, वहाँ गए, वहाँ जा करके आपको जो सत्य थी, सत्यता आपके सामने आई। अब जजों को बोलना छोटे जज, यही छोटे जज कई नेताओं को, कई यहाँ तक कि मुख्यमंत्रियों को जेल भेज चुके हैं। ठीक है, और लोग गए हुए हैं, कई सांसद, MP, MLA, कोर्ट चल रहा है, ठीक है ना, जाके हाजिरी लगा रहे हैं। तो न्यायपालिका में छोटे बड़े का मतलब नहीं, वो एक संविधान की व्यवस्था है, वो एक प्रक्रिया है कि आप यहाँ करिए, अगर यहाँ से नहीं आपका हो पा रहा है तो हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट से विशेष परिस्थितियों में जैसे PIL दाखिल करना है तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं, या आपका मूल अधिकार में अगर कोई उल्लंघन हो रहा है तब आप जा सकते हैं। लेकिन जो अगर विवाद, जैसे कि आपकी ज़मीनी विवाद है, कुछ भी विवाद है, तो आपको एक प्रक्रिया के तहत ही चलना पड़ेगा।
वो छोटा बड़ा नहीं, वो भी रजिस्टर्ड ऑफिसर ही होते हैं, वही रैंक उनका रहता है, वही जाकर प्रमोशन होकर हाई कोर्ट में बैठते हैं क्या होते हैं। तो अब ये लोग अभी तक तो नेताओं पे अपना खींच निकाल रहे थे, अब जज छोटे हो गए हैं तो वो बड़े जज हो गए हैं। अरे यार क्या बात कर रहे हैं, समझने में नहीं आ रहा है इन लोगों का। ऐसा है कि मानसिक ये 7 चुनाव हार गए हैं, जो वो मानसिक विक्षिप्तता इस समय आ गई है। 27 में एकदम तैयारी में थे, अब बांध के पगड़ी चट्टी चौराहे इनके गुंडे जो है कि पूरा मार पिटैया हुड़दंग कर रहे थे ये पिछले लोकसभा से। तो जनता जो है कि जान गई कि खटाखट भी उल्लू बनाया गया है, ये सब मार पिटैया फिर कर देंगे, इसीलिए हवा इनका निकालना जरूरी है। 27 में भी हवा निकल जाएगा, 32 में ये लोग अपना तैयारी व्यारी करें, बोरिया बिस्तर बांधने को तैयार रहें। नेताजी अगर देखा जाए तो यहाँ पे हिंदू मतलब मेरा सनातनी एक सनातन में भाग में बढ़ चुका है भारत, जिसको हम राष्ट्रवादिता कर सकते हैं। और दूसरा अगर देखा जाए तो वक्फ बोर्ड, ये क्या वक्फ बोर्ड में क्या ऐसी कुछ, क्योंकि आप अधिवक्ता भी हैं तो आपको जानकारियाँ हमसे ज़्यादा होंगी, क्या ऐसा कुछ उसमें प्रावधान है कि जिसके वजह से संशोधन होगा तो मुस्लिम समुदाय या मुस्लिम कौन जो है एकदम रसातल में चला जाएगा? ऐसी कोई बात नहीं है, उसमें सीधा सरकार का कहना है कि आज़ादी के बाद से जहाँ जो जैसे कि ज़मीनें हैं उस समय पुराना अगर रिकॉर्ड में वक्फ बोर्ड की ज़मीन है तो वो रहे। अभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय पे ही ठोक दिया है वक्फ बोर्ड अपना दावा। तो वक्फ बोर्ड का एक ऐसा प्री प्लान तरीके से जैसे कि चला रहे हैं कि किसी भी प्रॉपर्टी पे भाई की शुरुआत तो आप किए थे, ठीक है ना। अब वक्फ बोर्ड होता कौन है, कौन संवैधानिक उसको अधिकार है, हमारा देश चलाएगा, वक्फ बोर्ड चलाएगा हमारा देश, तो उसको तो ख़त्म कर देना ही संशोधन क्या है, उसको तो मैं चाहता हूँ ख़त्म हो जाए तब भी बढ़िया है वक्फ बोर्ड, ठीक है। हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इस पे भी बात कर लेते हैं बांग्लादेश के हिंदुओं पे। वहाँ पे कत्लेआम ज़बरदस्त हो रहा है, खुलेआम हो रहा है, और विश्व में सारे यूएनओ हुए, चाहे वर्ल्ड बैंक हुए, चाहे कोई भी, सब शांत बैठे हैं। तो वहाँ के क्या हिंदू या भारत के ही हिंदू इतने कमज़ोर है कि कोई भी दबा दे और कोई भी कुचल दे, इनकी भावना का कहीं कोई भी मतलब औचित्य नहीं? देखिए वहाँ का जैसे कि मामला है, शेख हसीना सरकार जब से गई है, चरमपंथी वहाँ पे जो पाकिस्तान से जो है कि संबंधित है, जबकि जब वो उनकी मानसिकता इसी से आप लगा सकते हैं जिन्होंने उनके राष्ट्र को मतलब आज़ाद कराया, उनकी ही मूर्तियाँ सब तोड़ रहे हैं, उन्हीं को मार रहे हैं, ठीक है ना। मुजीबुर रहमान का पूरा तोड़ दिए, ऊपर से शेख हसीना जी का जो है कि कौन कौन कपड़ा सब दिखा रहे हैं, उनकी मानसिकता वो बता रहा है, ठीक है ना। तो ये सब जो है कि चरमपंथी वहाँ पर इस समय हावी है, चरमपंथियों की सरकार है, जो भारत विरोधी जो है कि व्यवस्था इस समय चल रही है चाइना द्वारा और पाकिस्तान। नेताजी आप ही की तो सरकार है भाजपा, लेकिन ये कोई एक्शन नहीं ले रही है सेंट्रल से। भाई एक्शन तो लेना है, कितने हिंदुओं मारने का आप क्या कुर्बान करेंगे, क्या चाहते हैं? देखिए एक्शन के मतलब कि लगातार भारत विरोध कर रहा है, विरोध में शेख हसीना जो अब जान लीजिए भारत ऐसा देश है कि मुस्लिम महिला भी जान रही हैं कि भारत में ही हम सुरक्षित होंगे, ये विश्व को एक संदेश है भारत का, ठीक है ना। अन्य जो भारत में रह रहे हैं, जो अलगाववाद का बात कर रहे हैं, हर देश में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, श्रीलंका की स्थिति खराब है, नेपाल में छिड़ा हुआ है, बांग्लादेश में छिड़ा हुआ है, पाकिस्तान का जर्जर व्यवस्था है, यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं आनंद से बतिया रहे हैं, आनंद से हर स्वतंत्रता है, कहीं है नहीं। अब भारत सरकार वहाँ के लिए जिस प्रकार उस पर अपना प्लानिंग कर रही है, उसका विरोध भी दर्ज करा रही है, लेकर भी जा भी रही है। अब भारत चूँकि संरक्षण भी दिया हुआ है उनके जो प्रधानमंत्री हैं, इसलिए और सब उग्र हुए हैं, चूँकि हमारा एक नेचर है कि अगर हम कोई अगर मांगेगा, पनाह मांगेगा, अगर सुरक्षा मांगेगा तो हम लोग सुरक्षा देने के लिए तैयार हैं, और ये ज़्यादा दिन तक चलेंगे नहीं चरमपंथी, ये हो जाएंगे। वहाँ के हिंदुओं से आग्रह है कि अपनी देखिए सुरक्षा आपको अपने से ही करना पड़ेगा, अपनी सुरक्षा कहाँ तक आप भागेंगे। यही स्थिति कुछ दिन में अगर सपा सरकार रह गई रही तो उत्तर प्रदेश की भी हो गई थी, ठीक है ना। जो इनके सबसे बड़े सरगना भारत माता को डायन आजम खान जी कहते थे, भारत माता डायन है, ठीक है ना। ये सब इनके नेताओं का नारा रहता था। वो तो आज जो है कि पिछले 8 साल 9 साल में इन लोग का कमर जो टूटा हुआ है, हम लोग को एहसास नहीं हो रहा है, क्योंकि खतरा हर जगह है चरमपंथियों का। देखिए मानसिकता जब आपकी हो जाएगी कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, वहाँ जो है कि विवाद बढ़ जाता है,
जब हमको गजवाए हिंद करना है या पूरा मुल्क ही बना देना है, जो है कि इस्लामिक किसी को रहने का अधिकार ही नहीं है, ये विचारधारा जब आपको जो है कि बता दिया जाएगा, जिसे तालिबानियों को बताया गया, ठीक है, तालिबानियों को बताया गया। उस समय रसिया से जैसे कि युद्ध हुआ था, रसिया को कराने के लिए अमेरिका से कुरान छपता था, ठीक है ना, 72 हुरे मिले, तमाम करके नवयुवकों को गुमराह करके इंफ्रास्ट्रक्चर से दूर करके उनको युद्ध में झोंक दिया गया। आज क्या है, अफगानिस्तान में पूरा खंडहर हो चुका है। तो युद्ध हमेशा खंडहर करता है, विकास नहीं करता है। प्रेम से अगर हम ही स्वयं अगर कहें कि मेरा ही सनातन धर्म सबसे ऊंचा है, ये है, तो ये विवाद की स्थिति होगी। पूजा पद्धति है, ईश्वर एक है, सबको मानने का अलग अलग तरीका है, उनको मानने दिया जाए। लेकिन इस प्रकार से, जिस प्रकार से नरसंहार, इस तरह यूएनओ और अमेरिका और इन लोगों को उस पर, बांग्लादेश पर देना चाहिए और वहाँ सुरक्षा में जो है कि करना चाहिए, यही है। लास्ट टू सवाल नेताजी, जो कि आप किसान मोर्चा के भी महामंत्री हैं, जिला महामंत्री हैं, किसानों के लिए इस समय जो है यूपी में एफपीओ चल रहा है, एफपीओ के विषय में कुछ बताएं। देखिए, किसानों के संबंध में मैं कोऑपरेटिव का अध्यक्ष भी हूँ इस समय, भांडेपुर पहाड़िया का। एफपीओ एक फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। एफपीओ की आजकल, जैसे मेरा वाराणसी जनपद के उठाकर रख लीजिए या बड़े शहर में, अब जो है कि खेती जो है कि कम सीमित रह गई है। पहले लोग बीघों में थे, अब बिस्सा में आ गए हैं, 5 बिस्सा 10 बिस्सा यही खेती रह गई है, ठीक है ना। बीघा से अब लोग बिस्सा में आ गए हैं, प्लाटिंग हो जा रहा है, घर बन जा रहा है, भाई भाई में बंटवारा हो जा रहा है। पहले एक घर में सब लोग रहते थे, अब सबको घर चाह रहा है। तो खेती योग्य ज़मीन या कोई कार्य नहीं बचा हुआ है। तो ये एफपीओ ही एक माध्यम है। अगर जैसे मान लीजिए कम खेती है, 10-10 बिस्से की, अगर 100 किसानों को हम एफपीओ एक बना लिए, जोड़ लिए, तो हमारे पास बहुत ज़मीन हो जाएंगी। और एक प्रकार की गुलाब की खेती करा दिए एफपीओ बनाकर, और अगर गुलाब की खेती करा दिए तो अगर एक व्यक्ति के पास 1 बीघा ज़मीन है, 1-1 बीघा वाला 100 किसान खोज दिए, 100 बीघा पे हो जाएगा। और उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट एफपीओ की टीम जो है कि उसमें डायरेक्टर बनाए जाते हैं, सब सिस्टम बनाए जाते हैं। गुलाब का गुलकंद बना दिए, गुलाब का वो बना दिए, अपना जो गुलाब जल होता है, जो इसको बना करके सेल कर सकते हैं। तो एक मिल करके अब 10 बिस्सा में 1 बीघा में बेचेंगे, कोई खरीदने वाला नहीं रहेगा, खराब जगह है। लेकिन 100 बीघे का फसल आएगा तो एक जगह डंप होगा, तो उसका सार्थकता समझ में आएगी और वो जो है कि चीज़ें हो जाएगी। क्या एफपीओ बना करके, जैसे कि बल्क चीज दूध वाला भी बना सकते हैं आप। अगर मेरे पास 5 लीटर दूध हो रहा है, मैं कहाँ लेकर सट्टी कहाँ जाऊँगा। अगर मैं 100 किसानों को अपने क्षेत्र के जोड़ लिया, 5-5 लीटर लेकर आए तो 500 लीटर आ गया। तो मैं एक चिल्लर मशीन लगा दिया और 500 लीटर दूध करके अमूल को, पराग को, किसी को मैं कांटेक्ट करूंगा, मेरा दूध लेके घर से यहाँ जाएगा, एक जगह निर्णय करके। तो ये पीओ जो है कि आने वाले समय में एक जो है कि एक सहकारिता का ही मतलब कि पहलू है और मिल करके ही अब काम कर सकते हैं इसमें। लास्ट सवाल नेताजी, जो कि आपको जाना भी है और अधिवक्ता भी हैं, संबल हिंसा है, क्या सुनियोजित षड्यंत्र था भारत सरकार और यूपी सरकार के खिलाफ, या ये सडनली कुछ जो है धार्मिक उन्माद ने उसको ऐसा मतलब परिणाम तक पहुंचाया? देखिए, संबल हिंसा जो है कि जो था शांतिपूर्ण तरीके से था। वहाँ के सांसद जो हैं और सपा के कुछ नेता, ये लोग लग करके इसको जो है कि अभी चुनाव में जो हारे हैं उसका खींच मिटाने के लिए ये लोग दंगा कराते रहते हैं। आज पहले रोज़ा दंगा हो जाता था उत्तर प्रदेश में, कहीं बम विस्फोट हो जाता था, कहीं उधर उड़ रहा है साइकिल, कहीं उधर, पहले तो डर लगता था जाने में, कहीं ट्रेन पलट जा रही। तो अब ये सब चीज़ें जो है कि बंद हो गई हैं, ठीक है ना। तो अब ये लोग राजनीति, अब सत्ता पाने के लिए ऐसी घटनाएं और कराएंगे, क्योंकि जैसे चुनाव जैसे जैसे आएगा, ध्रुवीकरण का कार्य ये लोग स्वयं करेंगे, क्योंकि करना इनको ध्रुवीकरण का काम है। इधर तो करना ध्रुवीकरण, इधर तो अभी जवाब दे दिया जनता मिल करके, ठीक है ना। तो ध्रुवीकरण कराना है, अल्पसंख्यकों का वोट जो उनकी बसपा को न जाए या इधर नहीं, एकजुट होकर हम ही आपके रहनुमा हैं, ठीक है ना। इसको मैसेज पहुंचा के एकजुटता करने के लिए ये सब पूरा गेम ये लोग, राजनीति पॉलिटिकल है। नहीं तो न्यायालय, वही तुम कह रहे हो कि न्यायालय में संविधान का रक्षा, संविधान का बुक लेकर शपथ जा रहे हो, दे रहे हो, और उसी संविधान में न्यायपालिका है, उसके आदेश का तुम उल्लंघन करवा रहे हो। तो तुम्हारा तो दोहरी मानसिकता है, दोहरी चरित्र है, दोहरी जो है कि कार्य है। राष्ट्र और स्टेट, मतलब राज्य और जनपद की जनता को आप एज ए पॉलिटिशियन, एज ए लॉयर, आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
देखिए, राष्ट्र और राज्य और यहाँ प्रदेश की जनता को यही हम संदेश देना चाहेंगे कि देखिए, सबके घर परिवार है, ठीक है ना, सबके बीवी बच्चा सब लोग हैं, ठीक है ना। मानवता का एक दृष्टिकोण आप लोग रखें, ठीक है ना। हर जगह मानवता का दृष्टिकोण रखेंगे तो अभी आप शांतिपूर्ण तरीके से जीवन यापन कर पाएंगे। संघर्ष करते रहेंगे, मरते मिटते रहेंगे, उससे कुछ होने वाला है नहीं। विवाद हमेशा जो है कि विनाश का कारण होता है, तो विवादों से बचिए, ठीक है। अपना जो है कि करियर पर ध्यान दीजिए, अपने बिजनेस रोजगार पर ध्यान दीजिए, क्या करना है ये सब करिए। ये सब नेताओं के चक्कर में जो भड़का रहे हैं, उनके चक्कर में ऐसा काम, एक मुकदमा आपको लड़ जाएगा, जब मुकदमा आप लड़ने जाएंगे तो बाद में आप अकेले हो जाएंगे। कुछ समय के लिए लोग सहयोग करेंगे, 2-4-6 महीना। अब वहाँ के युवाओं को संभल के, जो मुस्लिम युवा हैं, उन बेचारों पर 8-10 मुकदमा लड़ रहे हैं। कुछ ऐसे भी आ जाएंगे, भाई टारगेट में है फोटो वीडियो जिसका आएंगे, तब एक लोगों पर इतने गंभीर मुकदमा लगेंगी। तो अभी तो उनको समझ में नहीं आ रहा है, सांसद जी का बात समझ में आ रहा है, सांसद जी फिर आपको नहीं बचाने जाएंगे। तो अपना निर्णय लीजिए, एक स्वच्छ समाज हम लोग से मिलकर बनता है। एक स्वच्छ समाज का निर्माण करिए जिससे सब लोग महफूज रहें, सब लोग जो है कि शांतिपूर्ण तरीके से एक संदेश दें। यही सब आपने लाइव न्यूज़ के लिए समय दिया, उसके लिए नेताजी और अधिवक्ता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।